नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। यूजीसी नेट परीक्षा की जो है वो डिमांड आई कि सर आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करवाइए। और नेट में हिंदी तो सभी पढ़ा रहे हैं। अब यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में कई विद्यार्थियों के प्रश्न काफी गलत हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब काम करना पड़ेगा कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जो है वो कम से कम 30-35 प्रश्न तो सही ही हों। 30 से लेके 35 प्लस प्रश्न आपके सही ही हों। तो ये सब सारी चीज़ों को आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें सही करवाऊंगा। और मैं स्वयं ही फर्स्ट पेपर अब डेली एक सेट आपको पढ़ाऊंगा। ये जो पेपर है जून 2025 का पेपर है। जून 2025 का पेपर है, इसको मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ डीआई नहीं, और साथ ही साथ इसका विस्तृत आपको हल देने जा रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं प्रदान करेगा। सारी चीजों को बताऊंगा कि जिससे आगामी जो प्रश्न बनेंगे वो भी हल हो जाएंगे। चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न संख्या के उत्तर दीजिए। तालिका में जो है किसी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में विभिन्न मदों में हुए व्यय का प्रतिशत दिया है। व्यय मतलब हम लोग क्या जानते हैं, खर्च होता है। जैसे कोई पैसा हमारे पास आता है, हम लोग उसको बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं और बाद में पछतावा होता है, तो वही इसमें दिया गया है। एक आयोजन हुआ है सांस्कृतिक, जिसमें टेंट सामग्री पर जो है वो 20%, साउंड सामग्री पर हुए 15% और निमंत्रण पर 10%, प्रकाश पर 20%, भोजन पे 25% और पोस्टर निर्माण पर जो है वह 10% जो है वो व्यय या खर्च हुआ है। प्रश्न को सबसे पहले हमको समझदारी तरीके से पढ़ना है और ये 5 प्रश्न हमको सही तरीके से करना है। यदि कुल व्यय की गई धनराशि 43,000 रुपए थी तो सर्वाधिक भुगतान वाली मद और दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान वाली मदों की धनराशियों का अंतर पूछा है। यदि कुल व्यय की धनराशि 43,000 थी, कुल व्यय कितना है हमारा दोस्तों, 20%, 15%, 10%, 20%, 25% और 10%। कितना क्या क्या है लिख दे रहा हूं, 20% प्लस 15% प्लस 10% प्लस 20% प्लस 25% प्लस 10%। यही हमको दिया गया है कि कुल व्यय की धनराशि 43। तो कुल व्यय हमारा हो गया टोटल, इसको जोड़ेंगे तो 100%। इसी 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 43,000 रुपए। कितनी दी गई है, 43,000 रुपए। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, यदि 100% की वैल्यू 43,000 रुपए है तो 1% की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 43,000 बट्टे 100। जब भी 1% की वैल्यू पूछा जाए तो ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा। एक एक नियम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें पूछा गया है सर्वाधिक भुगतान वाली मद और दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान वाली मदों की राशियों के बीच कितना अंतर है। तो सर्वाधिक भुगतान वाली इसमें कौन सी मद है, सर्वाधिक भुगतान वाली यहां देखेंगे तो 25% जो है वह सर्वाधिक भुगतान वाली मद है। इसको हम लोग ले लेते हैं, जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। 430 को हम लोग जब 25 से गुणा करेंगे, 430 गुणे 25, 25 चौका 100 और ये 30 दूनी 60। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 25, 25 से इसको काट, 25 दूना 100 और 100 और 125। ये आपका बनेगा लास्ट में कितना बनेगा, ये 50 आ रहा है लास्ट में, और 10,000 जो है 750 रुपए आपका सर्वाधिक भुगतान वाली जो मद है खाद्य, उस पर हो गया। अब पूछा है और दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान वाली मदों की धनराशियों का अंतर पूछा है। तो निम्नतम भुगतान वाली दो मद कौन कौन सी हैं, यहां पे लिख के बता दूं, निम्नतम मद वाली, यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। तो निम्नतम मद वाली हम लोग जान रहे हैं कितना है, कि दो भी निम्नतम मद आप उठा लीजिए। एक निमंत्रण में देखिए 10% सबसे निम्नतम है और पोस्टर निर्माण में भी है, यह निम्नतम 10% है। बाकी सब जो है इससे अधिकतम है। तो इसका संयुक्त रूप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान वाली पूछा था, तो 10 और 10% कितना हो जाएगा, 20%।
अब यही सेम जो है इसमें भी करेंगे कि टोटल जो वैल्यू दी है 43,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43,000 बटे 100, और गुणे आप करेंगे 10 और 10, टोटल 20% दो न्यूनतम भुगतान, जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 430 गुणे 20। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 43, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, और यहाँ पे है जो जीरो लगा दीजिए। अब 10,750 में हम लोग 8600 घटाएंगे, क्योंकि अंतर पूछा है यहाँ पे, आप देखिए धनराशियों का अंतर कितना है वो पूछा गया है। तो इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 5 हो गया ना, ये जीरो क्यों हुआ 5, और ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा घट जाएगा 7, 7 में 6 गया है, 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10 में 8 गए 2, तो 2150 जो है इसमें उत्तर आ रहा होगा। कितना हुआ 2150 जो है आपका पहला उत्तर आ गया। आगे चलते हैं, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि इवेंट आयोजन पर कुल व्यय 67,800 था। इवेंट का मतलब है ये टोटल जो हम आयोजन किए हैं उसमें जो टोटल खर्चा है वो कितना आया है दोस्तों 67,880 रुपए का। तो ये कितने की वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई है ये 100% की वैल्यू, क्योंकि इवेंट पर टोटल आयोजन पर जो खर्च हुआ है वो 67,880 रुपए हुआ है। तो 1% की वैल्यू 67,880 बटे 100 कर देंगे। और फिर हमको पूछा है कि खाद्य और पोस्टर निर्माण के मद पर व्यय का अंतर कितना है। तो खाद्य और पोस्टर निर्माण के व्यय पर हमको पूछा है। तो खाद्य वाला निकाल लीजिए आप लोग, यहां पे क्या कर देंगे 67,880 बटे 100 गुणे खाद्य वाला कहां गया, ये है, गुणे 25। तो ये आप इसको काटिए, 25 चौका 100 काट दीजिए, तो इसको 4 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, और यहाँ पे जो है कितना बचा 2, 4 छंग 24। उसके बाद अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 और 38, तो कितनी बार गया 4 9 36, और ये 4 7 28, तो ये आप गया आपका 16,970 रुपए। कितना आ गया खाद्य वाला। इसी प्रकार से हमको निकालना है किस पे पोस्टर निर्माण पर कितना व्यय हुआ, तो फिर वही 67,880 बटे 100, और पोस्टर निर्माण पे कितना खर्चा हुआ है 10% खर्चा हुआ है। कितना हुआ है 10%, तो 10 धम्मा 100 से काट दीजिए, उसके बाद ये जीरो से जीरो काट दीजिए, तो ये आपका बच गया 6788। अब इसी का अंतर पूछा है तो आप इसको घटा लीजिए, तो घटाने पे कितना बचेगा 10 में 8 गया 2, और ये आपका 8 हो गया, यही से मिला लीजिए करिए कि 2 और 8 सबसे, तो आपका उत्तर यही वाला हो जाएगा। एक जो है 10,182 रुपए जो है, पूरा हल करने की आपको घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपके नंबर जो है वो छूट जाते हैं प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलेंगे कि यदि कॉलेज द्वारा टेंट सामग्री के लिए 41,200 रुपए खर्चा किया गया है। कितने पे बाबू बात किया गया है, टेंट सामग्री पे 20% जो है उसी की वैल्यू हमको दी है। 20% की वैल्यू जो है 41,200 दी गई है। कितनी दी गई है 41,200। तो हमसे पूछा क्या गया है, यदि कॉलेज द्वारा टेंट सामग्री के लिए 41,200 को भुगतान किया गया तो खाद्य मद में कितनी धनराशि की संदायगी की गई, यानी अदा की गई। देखिए हिंदी में इसी तरीके से जो है नेट वाले काफी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता है। तो 41,200 जो है वो आपका ये हो गया 20% की वैल्यू। तो खाद्य मद में पूछा है तो 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 41,200 बटे 20। अब किस पे पूछा गया है, खाद्य पे पूछा गया है। खाद्य मद में कितनी धनराशि की संदायगी की गई, तो खाद्य वाला यहाँ पे है 25%, भोजन वाला। तो इसको हम काट लेते हैं, काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये
0 2 दूनी 4 2 सिफन्ने सिफर, ये कितना गया दोस्तों, 2 छंग 12 और ये 0, तो ये कितना आ गया आपका 2060 गुणे 25। तो 2060 गुणे 25 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 सिफन्ने सिफर कर लीजिए, या 25 सिफन्ने सिफर, उसके बाद 25 छक्का करेंगे तो कितना आपका बन जाएगा, ये आपका लास्ट में 5 आएगा, 5 यहाँ पे 500 क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 25 छक्का आपका, तो ये आपका हो जाएगा 51,500। इसको आप गुणा करके चाहे देख भी लीजिए, पूरा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, लास्ट में हम जान रहे हैं कि 0 आना ही है, उसके बाद 25 का 6 से गुणा करके आप उत्तर को कर सकते थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर क्या पूछा गया है कि यदि प्रकाश के लिए भुगतान की गई धनराशि 24,609 है, प्रकाश की वैल्यू कहां पे है दोस्तों, 20% की वैल्यू, 20% की जो वैल्यू है वह हमको दी गई है 24,690। आंकड़ों को एकदम सही से परीक्षा में ध्यान रख के करना रहता है कि कहीं गलत ना हो पाए, नहीं आप उसी में परेशान रहेंगे। तो 1% की वैल्यू फिर उसी तर्ज पे कि 24,690 हो गया, 1% की वैल्यू, तो ये 20 जो है वह बटे में आ जाएगा। और हमको पूछा गया है कि टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण के लिए जो है कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया। तो टेंट सामग्री कहां पे है, टेंट वाला 20 है और पोस्टर निर्माण वाला 10 है, तो 20 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि पोस्टर और टेंट दोनों के निर्माण में पूछा गया है कितना व्यय हुआ, तो 20 और 10 जोड़ देंगे। यहां पे लिख दूं, नहीं विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। 20 और 10 टेंट और प्रकाश वाला, टेंट प्लस लाइट, तो यहाँ पे जो है आपका इसको करेंगे तो कितना उत्तर हो जाएगा, इसको आप काटिए पहले, 2 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 3 आई 6 2 चौक 8 2 पंचे 10, तो 12,345 गुणे 3, तो 3 से करेंगे तो भाई अंतिम में 3 पचे 15 होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा पहले ही, इसको हटा दीजिए, 3 पचे 15। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, किससे गुणा करेंगे, ये आपका 3 पचे 15, 3 3 3 एक कम 3 और 37,035, 37,035 गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, 37,035। अभी प्रश्न पत्र जस्ट विद्यार्थी ने भेजा तो खोल के आपको डायरेक्ट हल करवा रहा हूं, तो इसमें कुछ त्रुटियां यदि होती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और डिमांड थी कि रोज सर एक सेट पेपर हल करवाइए, तो अब उस पर काम करूंगा मैं। आप लोग का फर्स्ट पेपर में जो रुक जाता है तो आप चैनल से जुड़ जाइए। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि यदि टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए भुगतान की गई संयुक्त धनराशि 24,690 है, टेंट वाला और प्रकाश वाला, मतलब 20 और 20% की वैल्यू जो है 40% की वैल्यू हमको दी गई है 24,690। कितना दी गई है, 24,690, तो 1% की वैल्यू 24,690, और यदि टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए भुगतान की गई संयुक्त धनराशि 24,690 है, तो खाद्य और साउंड सिस्टम पर संयुक्त रूप से कितनी धनराशि खर्चा की गई, तो ये इसको आप करिए 24,690 बटे 40, और ये गुणा कितने से हो जाएगा, खाद्य और साउंड सिस्टम पर संयुक्त धनराशि पूछा गया है, तो खाद्य वाला कहाँ गया 25% और 15%, 25 और 15 जोड़ेंगे, 5 5 10 की 0 हासिल है, 2 1 3 1 4। ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि विद्यार्थी बाद में समझ नहीं पाते कहां से जोड़ जाड़ दिए। तो ये आपका क्या हुआ, 24,690 बटे 40 गुणे 40, तो ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो गया, 40 से 40 काट दीजिए, 24,690, यही आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर देखिए है, हाँ है, मिल तो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आपके डीआई के जो है ये आपके हल हो गए। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला में अदले नहीं अगले पद, ये इन लोगों की परीक्षा है, देखिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा। तो बी है, फिर वाई है, फिर डी है, ई है, बी है, एच है, के है, पी है, बी है। इसमें जो है निर्धारण करना है कि आगे क्या आएगा।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बी के बाद कितना इंक्रीज हुआ है ई तक पहुंचने में, बी सी डी 2+2 का इंक्रीज हुआ है। इसी प्रकार एच पे कितने का इंक्रीज हुआ है, +2 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी जो है वो +2 का इंक्रीज हुआ है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल यम छोड़ेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। तो ये दो उत्तर जो है ये तो आएंगे नहीं, अब यहाँ पे आएगा। y के जो मान होता है वो, अगर आप पहले तो सबका मान याद कर लीजिए, a का मान 1 है, b का मान 2 है, इसी प्रकार जो है o का मान कितना है, p का मान 16 है। तो y का जो मान है 25 है, 25 और b का मान जो है 22 है। तो यहाँ पे 3 जो है वह अंतर हुआ है। कितना घटा है, 3 अंतर घटा है। ध्यान से देखिए तो फिर 22 में 3 घटाएंगे तो 19 जो कि यस का मान होता है। उसके बाद फिर 3 घटाए हैं तो 16 है, वह पी का मान होता है। फिर 16 में हम लोग जो है वह 3 घटाएंगे, 16 में 3 घटाएंगे तो 3 और ये 13, 13 किसका मान होता है, यल का मान 12, जे के यल यम। तो ये हो गया यन यम। अब इसको भी पूरा चेक करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है इसमें इंक्रीज हुआ है डी, डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे, उसके बाद फिर इसी प्रकार बी, बी के बाद बी का मान जो है 22, 23, 24, 25, 3। तो ये आपका एन एम एक्स हो जाएगा आपका आंसर। नहीं, एन एम तो आपका हो गया, यही पहले और दूसरे में मिलाना है। तो डी 4, 10, 22, 16, अंतिम वाला आप मिलान करिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 5, जे के यल यम एन ओ 6। तो यहाँ पे तो बी हो जाएगा इस क्रम से, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन द एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें जो है वह संप्रेषण बाधा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, संप्रेषण बाधा। निम्न में से कौन सी संप्रेषण बाधा नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं कि कल्चरल संप्रेषण बाधा जो ये होती है, ये कम्युनिकेशन में बाधा होती है। यदि आप किसी एक संस्कृति में हैं, कल को मैं आपको जो है युगांडा में भेज दूं या बुरुंडी में भेज दूं, तो वहाँ आदिवासी संस्कृति, वहाँ पे आपको जो है उनकी भाषा को समझने में कठिनाई होगी और आपकी संप्रेषण में जो है वह बाधा आएगी। तो ये हमारी संस्कृति को जो है बाधा कल्चरल हो गया। लिंग्विस्टिक जो है वो भाषाई आधार पे होता है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, तो ये भी होता है। और ये जो है ये संगठन की जो बाधा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी एक प्रकार की बाधा होती है। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा पर्सनल, पर्सनल कोई बाधा नहीं होती है। आगे चलते हैं। हालांकि इसको आप कहीं वैसी भी जगह पे देखेंगे तो पर्सनल भी बाधा आपको मिलेगा, लेकिन इसका जो है वो उत्तर पर्सनल ही होगा। पर्सनल बाधा में जैसे आप पढ़ा रहे हैं, कहीं आपका त्रुटि हो गया या आपको चक्कर आ गया, तो ये स्वयं की संप्रेषण कर रहे हैं और बाधा हो गया। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं और अभी मैं गायब हो जाऊं, तो ये एक प्रकार की बाधा हो गई। आगे चलते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक प्लेयर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट पूछा है। इसमें आपको क्रम से लगाना था। क्या क्रम से लगाना था, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि मैं भी हिंदी का विद्यार्थी हूं, तो समझ रहा हूं आपकी संवेदनाओं को। तो यहाँ पर जैसे ही प्रश्न मिला है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें इंग्लिश में भी आ गया है। इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, तो इसमें जो है सबसे पहले आपका अरेंज करेंगे, सबसे बाद में जो आएगा आपका उत्तर वो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट पूछा है। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तो ग्रामोफोन तो सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद रेडियो होना चाहिए और डीवीडी जो है वह सबसे बाद में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के नाम पर था जो निम्नलिखित के पुत्र थे। इसको मैं जो है विद्यार्थियों को बताया भी था कि बेटा इससे प्रश्न जो है बनते हैं। तो इसमें जो है ये सब नहीं होगा। ये रामायण के राम के अनुज भरत हैं। आप लोग कहानी यदि आपकी दादी अम्मा सुनाती होंगी तो पता होगा इसको। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। वीपीएन का पूर्ण रूप जो है वह कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। तो इसका जो अर्थ है वह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये सभी गलत हैं।
और बीपीएन उपीएन जैसे हम लोग गेमिंग करते हैं, जैसे पबजी जब बैन हो गया तो अलग देश के लिए बीपीएन लगा के हम लोग पबजी खेलते थे, तो वही है कि नेटवर्क्स को आप जो है वो प्राइवेट कर देते हैं। इसी प्रकार जो है वह लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, लैन मैन, इनका भी फुल फॉर्म आपके दिमाग में रहना चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। गैर संभाव्यता, हिंदी में देखिए कठिन शब्द होता है, गैर संभाव्यता, सही लिखा हूं? तो इसमें जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड चुनना है। मैंने बताया है कि सैंपलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड जो है वह दो अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें यदि जनसंख्या को, यदि कोई अब समूह है, जैसे मान लीजिए आप जनसंख्या में सम्मिलित होते हैं, तो वहां पे जो है उस जनसंख्या के हिसाब से जो है आप किसी भी रैंडम व्यक्ति को चुन लेते हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जिसको बोला जाता है कि संभाव्यता प्रतिचयन। क्या बोला जाता है? संभाव्यता प्रतिचयन। यहां पे मैं लिखूंगा। संभाव्यता प्रतिचयन में जो है वह सिंपल रैंडम सैंपलिंग आ गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग आ गया। इसी प्रकार जो है वो प्रोबेबिलिटी में और दो तीन याद आते आते हैं, उसको आप याद रखिएगा। जो है इसमें क्लस्टर वाला भी आता है। क्या आता है? CLUSTR, क्लस्टर सैंपलिंग। इसी प्रकार इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आता है, जिसमें उपवर्गों में विभाजित करके बांटा जाता है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पूछा गया है, तो सिस्टमैटिक वाला जो है वह तो हटा दीजिए, तो ए तो हटा देंगे, तो ए तीनों से हट जाएगा। तो इसमें जो है वह ये वाला हो जाएगा, और कोटा सैंपलिंग होता है और स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BCE। ये उद्देश्य परक इसको प्रतिचयन बोलते हैं, या जजमेंटल सैंपलिंग भी इसका अन्य नाम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कोटा सैंपलिंग जो है और स्नोबॉल सैंपलिंग जो है, इसमें चैन या रेफर आधारित होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये मान लीजिए कोई पिज्जा मैं खा रहा हूं, पिज्जा को मैं खा रहा हूं और मेरे पास और पिज्जा है, तो उसको मैं दूसरे को पकड़ा दूं कि मेरे भाई को दे देना। दूसरा भाई भी कम खा पाया, वह आगे बढ़ा दिया कि मम्मी को दे देना। तो एक प्रकार से चैन बन जाती है। तो चैन श्रृंखला पे आधारित जो होती है वह यही है स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें जो है डाटा इसी प्रकार से इकट्ठा किया जाता है। आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो कि यूट्रोफिकेशन क्या है। इसको मैं आपको बता दूं साथियों की, यूट्रोफिकेशन जो है सुपोषण। नाम से स्पष्ट है कि जब हम लोग ज्यादा पोषण ले लेते हैं, जैसे मेरे शरीर में अभी जो है विटामिन की कमी है, और मैं कल को पनीर, अंडा, दूध, दही, मछली, मांस सबको एक साथ इकट्ठा कर लूं अपने शरीर में, इतना ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण कर लूं कि मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि शरीर ही ठप हो जाए, ज्यादा प्रोटीन। तो वही स्थितियां ये होती हैं कि सुपोषण होने पर भी जो है वो वर्धित पादप और उसका जल में ऑक्सीजन का अपक्षय हो जाता है। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सुपोषण है तब तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें होती होंगी, लेकिन यहाँ पे सुपोषण वाला जो काम है वो जो जलीय जीव रहते हैं उनके लिए कुपोषण का काम कर देता है। कैसे? क्योंकि जब जलीय निकाय या झील या तालाब में पोषक तत्वों, विशेष रूप से जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो ही जाएगी तो आपको भी पता है कि जो जलीय जीव हैं वो मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी, तो जलीय जीव मर जाते हैं, जलीय जीव मर जाते हैं। तो यही है सुपोषण, अत्यधिक सुपोषण भी खराब चीज है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? क्या पूछा गया है? कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? नहीं, ध्यान से पढ़ना है, मेरे की तरह नहीं पढ़ना है। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है पूछा है।
यूट्यूब तो सोशल नेटवर्क हम लोग जान रहे हैं, चला रहे हैं। फेसबुक भी आप लोग चला रहे हैं, हालांकि मैं नहीं चलाता हूँ। ट्विटर भी आप लोग चला रहे हैं। खान अकादमी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये खान अकादमी जो है ये 10 तक या उससे 12 तक वालों के लिए जो है वो शिक्षा प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। यूट्यूब जो है इसकी स्थापना भी पूछा जाता है क्रम से, तो ये 2005 में हुई थी। और इसमें कौन कौन से थे, वो स्टीव चेन हो गया, और चाल हरले थे, एक नाम और था याद नहीं आ रहा है। हाँ, जावेद करीम थे, जावेद करीम। और फेसबुक तो हम लोग जान रहे हैं कि 2004 में स्थापना हुई, और मार्क जुकरबर्ग। और ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई, जिसका नाम अभी बदल के यक्स कर दिया गया है। आगे चलते हैं, इसका जो है वो जैक डॉर्सी है। कौन है? याद रखिए, ये सब संभावित प्रश्न है, पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 पर चलेंगे तो यहां पे देखते हैं कि इसमें क्या पूछ लिया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने का वर्ष। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में जो है वह कई भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें हमको तो सिंधी याद है कि सिंधी 1967 से होगा। तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो सी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है और यही आपका सही हो जाएगा। बोडो जो है वह 2003 में हुआ, और पंजाबी जो है वह पहले से ही संविधान की 14 भाषाओं में सम्मिलित थी। तो बी का आपका पहला हो जाएगा 1950 में। और नेपाली जो है वह हम लोग जान रहे हैं कि 1967 में है, और नेपाली 1992 में है, जिसमें नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ना से नमक नेपाली, ठीक है, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो है सम्मिलित हुई, कब हुई? 1992 में। और ये 71वां संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिए। 71वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आई थी। यहां पे देखिए दिया गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं जो आई, इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। कुछ मापनों का विवरण नीचे दिया गया है। मापन में सम्मिलित निम्न स्तर से उच्च स्तर के पैमानी मापनों के सही अनुक्रम को चुनिए। ये कई बार पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों की लंबाई का मापन सेंटीमीटर में किया जाता है। ये तो निम्न नहीं होगा, क्योंकि हमको भी पता है जिसमें अनुपात इत्यादि आ जाएं और श्रेणी भी विभक्त हो तो वो तो बाद का पैमाना होगा। विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए गए, ये भी गलत है। गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया गया, और कॉलेज में विभिन्न विद्यार्थियों की जो है वह गणना की गई। तो इतना तो जान रहा हूं कि विद्यार्थियों की लंबाई जब है मापन सेंटीमीटर में कर लिया गया, तो इसमें अनुपात, श्रेणी, सभी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये तो एकदम बाद में होगा। और नाम मात्र, या उसको क्या कहते हैं, नाम मात्र पैमाना, तो ये जो है आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो इसका उत्तर DCBA हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये प्रश्न जो है यदि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो आप लोग सुने होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वह चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 2 में है, तो ये दोनों जो है वो आप काटिए। सलीम अली जो है ये भी आप जीके की किताब 10 रुपए की जब स्कूल में बढ़ती थी तो वहां पे ये था, पक्षी विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। और चार्ल्स डार्विन भी आप लोग सुने हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीच है, और स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से संबंधित है, ये भी हम लोग सुने हैं। ये प्रश्न आसान था। इसमें जो है प्रश्न संख्या 17 पर निम्नलिखित में से किस कृत्य में शोधकर्ता शोध नैतिकता का अनुसरण नहीं करता है? तो जो है अनुसरण नहीं करता है, तो पहले पढ़ लेते हैं। गैर प्रचालित परीक्षण के अनुप्रयोग हेतु अंतराल मापनी दत्त को क्रम सूचक मापनी दत्त में संपरिवर्तित करता है। शोध के निष्कर्षों का प्रसार नहीं करता है।
विषयों को गोपनीयता सूचना अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करता है। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नैतिकता के संदर्भ में बात हो रही। किसी इंटरनेट संसाधन को संदर्भ को संगठित करने वाले एड्रेस फॉर्मेट है, तो इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? HTTP, 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 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका क्या हो जाएगा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और URL का हम लोग जान ही रहे हैं, URL। तो इसका सही उत्तर URL हो जाएगा। URL जो है वह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन, जैसे आप किसी भी संसाधन को, जैसे इमेज हो गया, या फिर आप ले लीजिए वीडियो हो गया, या वेब पेज हो गया, इसका एक विशिष्ट मानक पता होता है, का एक विशिष्ट मानक पता। जैसे हम लोग मान लीजिए कि आपके घर का पता। और ये HTTP क्या है? यह एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग जो है वह हम लोग जानते हैं कि वेब ब्राउजर और या सर्वर के बीच जो है वो डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में सही कथनों को चुनिए। सही कथनों को पूछा है। उत्तर वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं थी, अपितु यह जीवन के लिए थी। स्वाध्याय पर बल दिया गया। उपनिषद जो है वह पराविद्या के रूप में जाना जाता है। 3 वेदों के अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों को वैद्य कहा जाता है। 3 वेदों के अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों को वैद्य कहा जाता है, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि 3 वेदों का जो अध्ययन किया रहता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? रूद्र कहते हैं। एक वेदों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? एक वेद स्नातक। 2 वेद वाले को क्या कहते हैं? वसु। 3 वेद वाले को रुद्र, और 4 वेद वाले को हम लोग आदित्य कहते हैं। ये आपके एक परीक्षा में, नेट की ही परीक्षा में इसके पहले का PYQ है। तो इसमें जो है वह तो डी नहीं होगा, तो डी जिसमें जिसमें है सब में है क्या? डी नहीं, इसमें नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं अपितु जीवन के लिए थी, एकदम सही बात है। स्वाध्याय पर बल दिया गया। उपनिषद जो है वह पराविद्या के रूप में जाना जाता है। पराविद्या क्या है? पराविद्या एक ऐसा ज्ञान है जो हमको वेदों से प्राप्त होता है। वेदों से प्राप्त ज्ञान, जिसमें उच्चतर या आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है। आध्यात्मिक। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछ लिया गया है? ये तो मैथ का सवाल आ गया है। इसको मैं आपको कहिए तो सॉल्व करवा दूं, नहीं तो आप लोग जैसे कहिए उसी हिसाब से करूं। क्या पूछा गया है कि 2 घंटे 40 मिनट पर जो है, 2 घंटे 40 मिनट पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 130 डिग्री है। 2 घंटे 40 मिनट पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 130 डिग्री है। इसको बनाया जाए घड़ी, घड़ी बना के समझें। और घड़ी बना दिया। घड़ी बना के ये तो मैं दिशा वाला बना रहा हूं कि यदि 2 बज गया हमारी घड़ी में, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 बजा दिया हूं मैं। 2:40 पे, तो 40:08 पे हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कुछ हमारी सुई होगी। तो 2:40 अभी हमारी घड़ी में हो रहा है। कितना हो रहा है? 2:40 PM जो है वो समय पूछा गया है। तो 2:40 पे घड़ी की सुई के मध्य का कोण 130 डिग्री है।
तो यहाँ पे कोण देखिए, ये मान लीजिए 45 है, 45 से चलेंगे 90, 90 से फिर हम लोग 45 यहाँ पे चलेंगे तो 9 4 13 135 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो 135 डिग्री तो यहाँ ही हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 45 डिग्री आगे चलेंगे तो स्थितियां जो हैं, ये तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 135 डिग्री से आगे चला जा रहा है। यदि ऐसे न समझ में आए तो इसके लिए जो है वो सूत्र आप लगाइए। क्या सूत्र था इसका? 30 आवर माइनस 5.5 मिनट वाला। तो यहाँ पे जो है आवर कितना दिया गया है? आवर हमको दिया गया है 2 घंटे। और मिनट कितना दिया गया है? मिनट 5.5 गुणे 40 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 मिनट। इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो गया 60, और ये 5.5 गुणे 40 करेंगे तो 5 25, 5 20, 22, 55, 220। तो ये 220 हो जाएगा, दशमलव उधर खिसक जाएगा। तो 220 में 60 में 220 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 220 में 60 घटाएंगे तो 160 आएगा। ये माड में चलता है तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर ने नकारात्मक मिला दिया गया। तो ये दोस्तों 160 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला तो नहीं होगा, तो ए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका आंसर सी। इसी प्रकार से जो है वो प्रश्न को सॉल्व किया जाता है परीक्षा में। कई विद्यार्थी जो है कहते हैं कि सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि एक ही प्रश्न यदि आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो है वह पूछा गया है कि 1000 का सॉल्व सब करवा दे रहा हूं। 1000 का 1/8वां, 1000 का 1/8वां जो है वह 5 के बराबर है। तो ये वाला क्यूब उधर चला जाएगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 1000 गुणे 1/8 बराबर 55 25 पंचे 125, घन क्यूब आप याद कर लीजिए 30 तक। तो ये हो जाएगा आपका 125। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 125 1/3 लिख सकते हैं। 55 25 पंचे 125। तो ये आपका जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 125। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट जो है 125 है वह किसके मान के बराबर है? 5 के। तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा डी। एक्स क्यूब बराबर 1331, तो एक्स बराबर 11। ये तो हम लोग याद ही किए हैं कि 11 11 11 गुणे 11 गुणे 11 जो है वह आपका 1331 होगा। गुणा करके आप देख लीजिए, सारा आपको याद रहना चाहिए। 20 मीटर और 18 मीटर परिमाप वाले किसी आयताकार खेल मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़े परिपथ का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है। आयत का जो है सूत्र वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। 20 मीटर और 18 मीटर के परिमाप वाले पूछा गया है किसी आयताकार 1 मीटर चौड़े परिपथ का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है। चलिए मैं मान ले रहा हूं इसमें ये वाला सूत्र लगा रहा हूं कि 2 गुणे चौड़ाई हो गया हमारा, और ब्रैकेट में जो है वह आपका आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। यल जहां पे लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और डब्ल्यू जो है वह चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहा है, और प्लस 2 गुणे जो है वह लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये प्लस है, इसको आप देख लीजिए उसी हिसाब से। तो चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 1 मीटर चौड़ा पता, इस पे लगा के देख रहा हूं, इससे नहीं आएगा तो दूसरे से लगाऊंगा, वैसे आना चाहिए इससे। लंबाई कितनी दिया है? कहां गया लंबाई? लंबाई कहां गया? 20 मीटर। परिमाप में लंबाई और चौड़ाई का जो है समन्वय होता है। 20 मीटर जो है, और चौड़ाई जो है परिमाप में 18 मीटर है, प्लस 2 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई का मान 1 है। इसको सॉल्व करिए, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 20 10 30, 30 और 38, 38 नहीं, 18 और 2 20, 20 प्लस, इसको जोड़िए भाई कितना होगा, इससे आएगा कि नहीं? 20 प्लस 18 कितना हो गया? 38 प्लस 2 40, ये 40 अंदर आ गया और 2 बाहर आ गया, 40 दूना 80,
तो 80 मीटर स्क्वायर है, हाँ 80 मीटर स्क्वायर जो है आपका है, तो ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं, ये क्या आ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। इसमें पढ़ें तब समझ में आए। इम्प्रूविंग द क्लैरिटी ऑफ मैसेज टू कम्युनिकेट, सिलेक्शन ऑफ technology to communicate, using proper environment to facilitate communication, creating NXT and fear communication, providing overloaded information to communication। इसमें पूछा क्या गया, इफेक्टिव मतलब हम लोग जान रहे हैं कि जो प्रभावी संप्रेषण है, हिंदी में लिख दूं प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण में आप लोग क्या करते हैं, किसी को डराते हैं? आप बताइए कि प्रभावी संप्रेषण में आप किसी को डराते हैं, तनाव एनएक्सटी पैदा करते हैं, तो डी तो नहीं होगा, डी डी डी, इसको आप काटिए डी वाला जहां जहां है, तो इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्स ऑफ सम आर आर एफ, तो देखिए ऐसे है, तो कन्वर्स पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को आज समझा दे रहा हूं, इस पे एक विस्तृत का क्लास लूंगा। ए ई आई ओ, यहां पे जो है ये व्याघाती होता है, कंट्राडिक्टिक होता है, ये वाला ए और ओ, आई और ई में कंट्राडिक्ट होता है, अंतर विरोध जिसे कहते हैं, कि यदि मैं कह रहा हूं कि आप नेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं और दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं नेट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया है, तो अंतर विरोध की स्थिति देखने को मिल रही। यहाँ पे ए और ई का जो कथन चलता है कि यदि दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ जो है वह गलत हो सकते हैं। कैसे, इसको जब कोई उदाहरण आएगा तब बताऊंगा। आई और ओ में जो है दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। तो सम आर एफ, इसमें कन्वर्स पूछा है तो यही इसका उल्टा हो जाएगा, कन्वर्स में एफ आर आर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या जो 23 है, प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा गया है, द टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द टीचर पोजिंग क्वेश्चन द स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क इज नोन एज, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, the teaching which involves the teacher posing a question to student as they attempt a task is known as, तो कोऑपरेटिव में तो जो है वह आपके साथ जो है कोऑपरेट होके आपको सारी चीजें जो शिक्षक है बताता है, ये तो नहीं होगा। और पीर, ये वाला भी नहीं होगा, पीयर वाला। इसका फोल्डिंग ये जो है इसको कहते हैं मचान या पाड़ लगाना, क्या कहते हैं, मचान या पाड़ लगाना। इसमें क्या होता है, ये दोस्तों पहले इस कॉन्सेप्ट को जानिए, ये जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये वायोगत्स्की का जो है ये सिद्धांत है, जिसमें जब छात्र किसी समस्या में अटकता है, तो जब छात्र किसी समस्या में अटकता है तो शिक्षक जो है उसको संकेत करता है, संकेत देता है, थोड़ा बहुत हिंट देता है, तो उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। आगे चलते हैं, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग 3 वाला। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, इज द राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा, लीनियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड। इसमें जो है आपका उत्तर हो जाएगा इज द राइट टेक्नोलॉजी पूछा है। एक सेकंड रुकिए, मैसेज ये लोग उस पे कर देते हैं। इसमें जो है ये तो आपका 3 हो जाएगा, ये तो सही है। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। फिल्म फेयर जो है वह पूछा गया है, और पूछा गया है दैनिक जागरण पूछा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पूछा गया है, चाचा चौधरी हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, तो इसको आप जो है वो देखिए।
आ जाओ रूम पे, रूम खुला है। 86। एक लड़का था, फोन किया है काफी देर से, तो उसके लिए क्षमा है। आगे चलता हूँ। फिल्म फेयर जो है उसमें जो है दैनिक जागरण आप लीजिए। ये चाचा चौधरी हम लोग पढ़े होंगे। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी जो है वह आपकी कॉमिक्स है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो ये जो है कॉमिक्स के अंतर्गत आएगी। तो इसको आप मिला दीजिए। डी का जो है IB। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय वाली एक पुस्तक है, तो इसका ये हो जाएगा। दैनिक जागरण हम लोगों के घर में आता ही है, समाचार पत्र, इसको हम लोग जान ही रहे हैं। और इसी तरीके से इसमें आप मिलान कर लीजिए। डी का जो है IB हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं मिलान कर दिया हूं। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अरेंज MDG गोल पूछा गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर गोल नंबर। रिड्यूस चाइल्ड, इंश्योर इन्वायरमेंटल, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन द एम्पावर वुमेन, इंप्रूव हेल्थ, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा आपका सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा इन्वायरमेंटल वाला जो है आपका सबसे बाद में होगा। तो इन्वायरमेंटल जो है वह लक्ष्य संख्या 7 है, तो बी तो सबसे लास्ट में होगा। और ये वाला लक्ष्य संख्या 2 है, आपको पता है, प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है आपका वो, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। इसको दो समान बर्तनों P और Q में क्रमशः 1 और 1:1, 3:1 के अनुपात में दूध और जल का मिश्रण भरा है। P और Q को किस अनुपात में मिश्रण में मिलाया जाए या निकाला जाए कि जिससे दूध और जल का अनुपात जो है वह 5:4 हो जाए। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मान लीजिए दो समान बर्तनों P और Q में क्रमशः 1:1 और 3:1 के अनुपात में दूध और जल का मिश्रण भरा है। तो P में कितना भरा है? 1:1। तो इसमें दूध का जो दोस्तों अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:1। तो 1 और 1 जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको आप समझ रहे हैं। और Q में जो दिया है, Q में जो दिया है 3:1, तो इसको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 3:4। क्यों? क्योंकि 3 और 1 को जोड़ रहा हूं, 3:4 है। आगे चल रहे हैं कि इसमें जो औसत है दूध और जल का अनुपात वो 5:4 में दिया गया है। क्या दिया गया है? 5:4 में। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5/9। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि 3/4 में जो है 5/9 को घटाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 4 9 36, 9 त्रिक 27, और ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 4 पंचे 20। तो ये आपका हो जाएगा 7/36। इसी प्रकार जो है उसके बाद हम लोग घटाएंगे कि 5/9 में 1/2 को घटा दीजिए। 5/9 माइनस 1/2, 9 और 2 का हम लोग जानते हैं कि 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 9/18, तो 1/18 हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं कि 7/36 ये वाला आ गया, और ये आपका हो जाएगा 1:18। 7/36 और 1:18, इन्हीं दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये तो आंसर आ नहीं रहा है। तो 7/36, तो इसको हम क्या करते हैं? 18 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। 7/36 गुणे 18 अनुपात 1/18 गुणे 18। 18 से 18 कट जाएगा, 18 दूनी 36। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7:2 जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये वाला होगा। ये प्रश्न अच्छा था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। एमंग दीज विच आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। तो इसमें जो है स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है और थर्मोस्फियर है। तो हम लोग जानते हैं इसका अर्थ क्या है। ये क्षोभ मंडल जो है वह सबसे पहले पाया जाता है वायुमंडल में। क्षोभ मंडल जो है सबसे पहले पाया जाता है। तो और ये जो है मध्य मंडल है, मेसोस्फियर।
मध्यमंडल, तो इसमें जो है वो ये वाला चौथा हो जाएगा थर्मोस्फीयर, बहिर्मंडल जिसको कहा जाता है, तो ये वाला नहीं होगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कठिन सदृश है? सदृश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं समान है, तो मनुष्य ईश्वर के समान है, इसमें खुद ही आ गया है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। जेपीईजी स्टैंड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जनरल, और एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जीयूआई का जो है जनरल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, ग्राफिकल होता है। क्या होता है? ग्राफिकल। तो सी तो रॉन्ग है, तो सी किसमें है? सी तीनों में दे दिया गया है। और ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, जनरल नहीं होता है, तो ए वाला भी रॉन्ग है। ए और सी तो आना चाहिए। ए और सी किसमें है? ए और सी इसमें है, तो यही वाला होगा। और फाइल तो सही है, इसको तो हमको पता है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये वाला सही होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं कि तर्कड़ा भूतकाल में जो अनुभूत प्रेक्षित होती है उसकी सादृश्यता पर आधारित होती है। विलोपन विधि द्वारा जो तर्कड़ा होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसा इंद्रिय वस्तुओं के क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी सहायता से तर्कड़ा। और सीमा में रहते हुए परिचर्चा तथा तर्कड़ा परिचर्चाधीन बिंदु के प्रति ध्यानाकर्षण। यह प्रश्न जो है इंग्लिश में नहीं है, तो इसमें जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। सी का आई भी तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंद्रिय वस्तुओं के क्षेत्र में जो पाया जाता है उसकी सहायता से जब हम लोग तर्कड़ा करते हैं तो सामान्यतो दृष्टा, जहां पे हमारी दृष्टि जो है वह समान तरीके से किसी भी वस्तु के इंद्रिय संबंधित जो हो जाती है, तो वहां पे सामान्यतो दृष्टा होता है। और तर्कड़ा जो है भूतकाल में जो प्रेक्षित होती है उसकी सादृश्यता पर आधारित होती है, तो यह जो है पुरावत हो जाएगा। और विलोपन विधि द्वारा जो तर्कड़ा होती है वो हम जान रहे हैं शेषवत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई, उसके बाद जो मिट्टी गीली होती है तो उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि वर्षा हुई थी। आगे चलते हैं। याहू जो है वह क्या है? याहू हम लोग देखे होंगे, आपके मोबाइल में भी होगा, तो याहू जो है वह सर्च इंजन है। पहले का तीसरा से मिलना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, तो बी का एक होगा, तो ये सही है। बाकी इसी तरीके से आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बिट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह कंप्यूटर की इकाई है, और 0 या 1 इसमें बाइनरी होता है, हमको पता है। और माइक्रोन इज द यूनिट ऑफ वेट, तो माइक्रोन जो है वह भार की इकाई नहीं होती है, या लंबाई की इकाई होती है, लेंथ। तो ये भी गलत है। ए और बी तो होना चाहिए इसमें, बाकी सब सही है। पिक्सल इज द रिलेटेड टू रेजुलेशन ऑफ कैमरा, तो ये तो सही हो गया आपका। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालय को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करने को पूछा गया है। तो इसमें जो है सबसे बाद में हम लोग ध्यान से देखें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो 1969 में आया था, ये सबसे बाद में होगा, तो बी तो सबसे बाद में होगा। तो जब बी सबसे बाद में हो गया तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपनी दृष्टि विकसित करनी है कि एक ही ये नहीं कि सब आप सोचने लगे कि बनारस, हालांकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में आया और यूपी में है, और दिल्ली विश्वविद्यालय भी 1916 में आया था। तो ये इस तरीके से है, और ये बेंगलोर वाला 1909 में, तो सबसे पहले जो है ये आया था। आप इसको मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। ये फिर से आ गया आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। 30 सेबों में से 30% सेब खराब है, तो अच्छे सेबों की संख्या क्या है? इसको, ये सरल वाला है, इसी से आप मिलान करिए। पहले एक मिल जाएगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी। 30 में से 30% सेब खराब है, तो 30 गुणे 30/100, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 9। और 30 में जब हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो बी का तो तीसरा होना चाहिए। बी का तीसरा किसमें है? तीनों में दे दिया है, एक तो काट दे रहा हूं। जो सरल वाला रहता है वो एनटीए भी आपके साथ खेल कर जाता है।
तो इसको चलिए आप अब 3 में ऑप्शन में लड़ाई है। किसी देश की जनसंख्या 25 से बढ़ के 30 मिलियन हो जाती है। कितना? 25 से बढ़ के 30 मिलियन हो गई। तो अंतर इसमें कितना हो गया? 25 से जब 30 में बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कितना बढ़ जाएंगे, 5 बढ़ जाएंगे। और कितने पर बढ़ जाएंगे? 25 पर बढ़ जाएंगे। और प्रतिशत पूछा गया है तो 100 से 25 चौका 100, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20%। तो सी का जो है आई बी होना चाहिए। सी का आई बी, सी का आई बी किसी में नहीं है। किसी देश की जनसंख्या जो है वह 25 मिलियन से बढ़कर 30 मिलियन हो जाती है। वृद्धि का प्रतिशत पूछा गया, 25 से बढ़कर 30 हो जाएगी तो 5 बढ़ेगा। 5 कहाँ पे गलत हुआ? सी का आई बी, सी का आई बी इसमें दिया तो है, इसको मैंने क्यों काटा है? और 30 का 30% जो है सेब खराब है, तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी है? बी का तीसरा, बी का तीसरा, इसको मैंने यही तो गड़बड़ हो गया। तो ये तो दोनों मिल गया, तो ये दोनों तो सही ही होंगे। अब इसमें जैसे 1 मिनट और 12 सेकंड की अवधि 1/2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 मिनट में हम लोग जान रहे हैं कि 60 सेकंड होता है, और 12 सेकंड जोड़ लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 72 सेकंड हो जाएगा। तो 72 सेकंड ये हो गया। और 1/2 घंटे, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है दोस्तों? 3600 सेकंड होता है। तो 3600 का आधा घंटा में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3600 गुणे 1/2, तो 1800 हो जाएगा। तो ये 3600 ये सेकंड और ये 7200 है। तो इसको जब आप 7200/18 करके गुणा भाग करेंगे तो आपका जो है वो पहला वाला आंसर आ जाएगा लगभग 4 के बराबर। कितने के बराबर? 4 के बराबर। आप काट पीट के देख लीजिए, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, साफ साफ मिल रहा है। आगे चलते हैं। एक बच गया। 6 का कितना प्रतिशत 1.4 है? तो 6 का x% मान के 1.4 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। Identify the source of hypothesis formulation sampling method used for research reports of earlier research beliefs in the area of selected problem type of population. आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ, मतलब आपको स्रोत चुनना है। जो हम परिकल्पना बनाते हैं उसमें कौन कौन सा जो है वो स्रोत चुन सकते हैं। तो इसमें आपका जो है बी तो होगा ही, और सी भी होगा, और डी भी होगा। टाइप ऑफ पॉपुलेशन को क्यों चुनेंगे परिकल्पना में? तो ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसमें जो है बी सी डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। रोल द टीचर पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियलिज्म जो है आदर्शवाद से संबंधित हो गया। और रोल ऑफ द टीचर्स पर्सनालिटी इज द लिमिटेड इंपॉर्टेंस, ये जो प्रयोजनवाद से हो गया। रोल ऑफ द टीचर पर्सनालिटी इज नॉट लिमिटेड। तो रोल ऑफ द टीचर्स पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी की भी व्यक्तित्व में जो है वह शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है या आदर्शवाद से संबंधित है, ये तो सही होगा। जब ए सही हो गया तो ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए। रोल ऑफ द टीचर पर्सनालिटी इज द लिमिटेड इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ द टीचर्स पर्सनालिटी ऑफ लिमिटेड इंपॉर्टेंस, ये भी होना चाहिए कि शिक्षक की भूमिका जो है वह रहती है। और इसमें जो है ये वाला तो नहीं ही होगा, सी तो नहीं होगा कि रोल ऑफ द टीचर पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है विद्यार्थी अपने भी, क्योंकि ये जो है ये प्रयोजन से संबंधित है, प्रयोजन से रिलेटेड है। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में 4 युक्तियों ए बी सी दी गई हैं। इसमें सुनिश्चित करना है कि कौन सी युक्तियां प्रबल हैं। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को स्वीकार करना चाहिए? हाँ, इससे जो है कार्य में परिशुद्धता और निपुणता लाएगी। तो हाँ, अगर आप संभावित करते हैं गवर्नेंस को तो आएगी तो शुद्धता, ये बात तो सही है। धन की आवश्यकता होती है, धन पर व्यर्थ नहीं खर्चा करना चाहिए, ये तो एक गलत तर्क हो गया कि आप खर्चा ही नहीं करना चाहते। जब विकासशील देश प्रत्येक देश में कंप्यूटर का शुभारंभ कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है?
ये भी जो है वो बहुत ठोस युक्ति नहीं प्रभावित हो रही, तो ये गलत होगा, इसमें सिर्फ ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। इन कंस्ट्रक्टिंग अ categorical syllogisms arrange the following in order. Identify the minor premise, identify the major premise, determine the conclusion, check mood and figure। तो इसमें जो है क्रम से लगाने को पूछा गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम मूड और फिगर को चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो माइनर प्रीमाइज को चेक करते हैं, उसके बाद मेजर प्रीमाइज को, और अंत में जो है वो निष्कर्ष जो है सबसे अंत में रहता है, कंक्लूजन। तो तीसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन संबंधी अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि इसमें मिलान करना है, इसको आप मिलाइए। क्या पूछा है? एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, और 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ लर्निंग, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसमें जो है वह आपका क्या क्या हो जाएगा? पहले का जो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, तो जो है वह हमारा यूट्यूब है, जिसमें जो है हम विभिन्न अपने संवेदी अंग नहीं है, आंख से देखते हैं तो कान से सुनते हैं, तो यूट्यूब ही है जिस पे आप अभी हमको देख रहे हैं। और 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ लर्निंग जो है वह हम जानते हैं ये एनईपी 2020 में लाया गया। एकेडमिक जो बैंक है वह जो है ये PSPP में हो गया, और ये पैकेज वाला जो है वह मूक का हो गया। आगे चलते हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये आपके विवेक के ऊपर है। तो 13 में जब आप 18 से भाग दे देंगे तो 13 एकम 13, 18 दशमलव, तो ये जो है 0.722 के करीब आएगा। 9 में 11, 11, 11 अट्ठे 88, तो ये भी 0.84 के करीब जा रहा है। 13 11 में 13 कम 13.13 धम्मा 130, ये भी उसी तरीके से जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ भाग दे देना है, उसी तरीके से आपको करना है। अभी हमको तुरंत जो है वो GIC पे क्लास लेनी है, तो थोड़ा जल्दबाजी है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेजर जो है इसमें पूछा गया है कि ये अप्रोच टू एनवायरमेंटल एथिक्स आर, तो इसमें क्या नहीं होगा? ईगो, बायो और इको, ACD। ईगो तो होना नहीं चाहिए, ईगो क्यों आ गया? तो बी वाला तो होगा नहीं, बी वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, तो ACD जो है आपका हो जाएगा। आज जो प्रश्न विद्यार्थी प्रश्न पत्र भेजा है उसमें लगभग जो प्रश्न है अंग्रेजी में ही लिखे हुए हैं, तो कई विद्यार्थी जो हिंदी वाले जुड़े हैं, कल से मैं हिंदी में भी उसको टाइप कर दूंगा, तो आपको भी समझ में आएगा। इसमें जो है वो पूछा था इन्वायरमेंटल इथिक्स के बारे में, तो इसमें जो है ईगो नहीं होगा, बाकी जो है सारी चीजें होगी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। इसके बाद जो है एक प्रश्न और बचेगा 45, उसके बाद जो है गद्यांश वाले वो आपके विवेक पर रहता है, उसको आप खुद से करिएगा। ये 44 में क्या पूछा गया है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत का विकास क्या है? और सापेक्षिकता के सिद्धांत का विकास हम लोग जानते हैं कि ये हमारा मूलभूत या मौलिक मूलभूत शोध है। एक विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संबंधी दो शिक्षण प्रभाव की तुलना जब हम करते हैं तो वह अनुप्रयुक्त शोध में आता है। और कर्तव्य अभाव, जहां कारण आ जाए, ये कीवर्ड है, याद रखिए, जहां कारण आ जाए वहां पे तुरंत क्रियात्मक शोध लगा देना है, क्रियात्मक जो है शोध लगा देना है, केस स्टडी। किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षिक ज्ञान, तो ये जो होते हैं कि गुणात्मक शोध है। प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज ऑर्डर द, इसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट, इंस्ट्रक्शनल गोल, इंटरनिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, इसमें क्या होगा पूछा गया है? अरेंज करना है ना, तो सबसे पहले जो है आपका लक्ष्य ही तो होगा। जैसे आप लोगों का लक्ष्य है कि JRF की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएंगे, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। और सबसे अंतिम में जो है वह क्या हो जाएगा कि आपका जो है असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस का, जो आप करते हैं उसी का जो है वो मूल्यांकन होता है, तो ये सबसे बाद में हो जाएगा। तो BCDA जो है आपका हो गया। अब गद्यांश हो गया, गद्यांश आपके विवेक पे है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। 45 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है वो विस्तृत हल के साथ। इसी तरीके से मैं डेली जो है आपको प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा, हिंदी का भी और नेट PYQ दोनों।
जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं 45 प्रश्नों को पूरा। तो इसके लिए जो है चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।